हेलो फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग से जुड़ा एक प्रोग्राम जिसमें हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करना सीखेंगे। ये कई लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी इस प्रोग्राम को बना के बताने की, इसका यूजेज समझाने की। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या होता है। तो नॉर्मली सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ये स्क्वायर ब्रैकेट है। सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में दोनों में ही चार तरह के ब्रैकेट्स यूज होते हैं। एक होता है एंगुलर ब्रैकेट जिसका यूजेज अलग होता है, एक होता है पैरेंथेसिस, इसका यूज अलग है, एक होता है कर्ली ब्रैकेट, इसका यूज अलग है। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये केवल एरे के कंटेक्स्ट में ही यूज होता है। जैसे आपने मान लीजिए कोई एरे बनाया int a5, क्या हुआ इससे एक एरे बन गया और उसमें कितने ब्लॉक्स है? 5। इंडेक्स क्या होंगे? 0 1 2 3 4। अब मुझे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करना है तो मैं कैसे लिखता हूं? A2। तो A2 मतलब जिसका इंडेक्स 2 है, उस ब्लॉक की बात हो रही है। हालांकि इंटरनली ये कन्वर्ट हो जाता होगा डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर A+2 में, क्योंकि A का मतलब क्या है? एरे का नाम भर लिखना उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल इस एरे का बेस एड्रेस 1000 है, तो A का मतलब हो जाएगा 1000, ठीक है ना। और इस 1000 में हम 2 ऐड कर रहे हैं। हम जानते हैं एड्रेस में 2 ऐड करने का मतलब लिटरली आप 2 नहीं ऐड करते हो, आप 2 ब्लॉक आगे का एड्रेस ऑब्टेन कर लेते हो। तो 1000 अगर पहले ब्लॉक का एड्रेस है तो अगले ब्लॉक का एड्रेस यानी A1 का एड्रेस होगा 1004। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक इंट ब्लॉक 4 बाइट का है। ये तो सिर्फ बेस एड्रेस है, 1000 तो सिर्फ बेस एड्रेस है यानी पहली बाइट का एड्रेस है। तो अगर इंट ब्लॉक 4 बाइट का है तो हर एक बाइट को एक एक एड्रेस नंबर मिला होगा। तो जैसे अगर 1000 मैंने बोला इसका एड्रेस, तो ये पहली बाइट का एड्रेस है। 1001, 1002, 1003 ये भी एड्रेसेस पहले ही इंट ब्लॉक में होंगे। तो अगले इंट ब्लॉक का जो बेस एड्रेस होगा वो 1004 होगा। इसी प्रकार से जो अगला इंट ब्लॉक होगा यानी A2, इसका बेस एड्रेस क्या हो जाएगा? 1008। तो यस, A+2 करने पर 1008 आता है और इसकी डीरेफरेंसिंग करके हम इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये तरीका होता है एरे को यूज करने का। अब यहां पर मैं क्या चाहता हूं कि मेरी कोई क्लास हो, मैं कोई क्लास बनाऊं और क्लास X के अंदर मैं एक एरे बना दूं, ठीक है, जो कि प्राइवेट एरे होगा। तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो उसका एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये 40 बाइट्स का है और इसके अंदर एरे, ठीक है, उसमें 10 ब्लॉक्स हैं। ये सिचुएशन। अब मैं उसके एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करना चाहता हूं। तो एक्सेस करने के लिए मैं किस तरीके से लिखूं? या तो मैं कोई फंक्शन बनाऊं, तब मैं ये काम कर पाऊंगा, या फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट को ओवरलोड कर लेता हूं, यानी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड कर लेता हूं। तो यहां पब्लिक में मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो एक्चुअल में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होगा। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को डिफाइन करूंगा और उसमें क्या कोडिंग कर दूंगा कि जो इंडेक्स आप बोलेंगे उस इंडेक्स को वो रिटर्न कर दे। देखिए, हमने बनाया तो ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उसके अंदर बना रहे हैं एरे। तो मान लेते हैं कि ये जो थोड़ा मीनिंगफुल एग्जांपल लेने के लिए मैं इस x को नाम चेंज कर देता हूं, इसका नाम रख देता हूं एरे। मैंने क्लास का नाम ही रख दिया एरे, ठीक है। तो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो किस क्लास का बनाया? एरे, ठीक है। तो जब आप एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको मालूम है इसके अंदर आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज रख सकते हो क्योंकि इसके अंदर एरे है। तो आप ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को अगर प्रिंट कराना चाहते हो, आपने लिखा सी आउट, ठीक है, आपको प्रिंट कराना है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे आप इंडेक्स नंबर 2 पे रखी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो, आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन आप जानते हो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के जो ये अगर ऑपरेटर है तो इसके ऑपरेंड कौन हुए? 2 और ओबीजे। ध्यान रहे, इससे पहले भी जब हम समझ रहे थे तो A2 जब आपने लिखा था तो A क्या था? ऑपरेंड। 2 क्या था? ऑपरेंड। अब स्क्वायर ब्रैकेट को दोनों ऑपरेंड्स समझ में आ रहे थे, लेकिन यहां पे ये ऑपरेंड समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला? ओबीजे। क्योंकि ओबीजे हमने जो क्लास बनाई है उस टाइप का है, तो ये बिल्ट इन टाइप का नहीं है।
बल्कि हमने जो डेटा टाइप बनाया है एरे उस टाइप का है। इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट इन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। जब आप ओवरलोडिंग करेंगे तब जाके ही ये वर्कआउट होगा। अच्छा, आपने इससे पहले कोई ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करी है? हाँ, जैसे आपने प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करी है, तो प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते थे, मान लीजिए आपने टाइम नाम की एक क्लास बनाई और उसके अंदर प्लस नाम के ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करी, तो आप ऐसे लिखते थे T3, ये T1, T2, T3 आप ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए टाइम क्लास के, तो आपने लिखा T3 असाइन T1 प्लस T2। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या है? ओके, आप बोलेंगे T1 एक कॉलर ऑब्जेक्ट है, उसने प्लस नाम के ऑपरेटर को कॉल किया जो कि टाइम क्लास में बना होगा, और T2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ, और प्लस ने जो कुछ रिटर्न किया वो T3 में असाइन हुआ। अगर आप ऐसे समझा पा रहे हैं तो आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आया। और मैं आपसे अभी फिर से कहूंगा कि यदि आपने अभी तक ऑपरेटर ओवरलोडिंग को पढ़ा ही नहीं है या कोई भी ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं करा है, तो सीधे इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग मत देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, समझ में कम आएगा। लेकिन आपने इससे पहले कुछ ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करी होगी, खासतौर पर ये प्लस ऑपरेटर की, तो आपको मेरी बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझिएगा। यहां पर T1 प्लस T2 ये लिखने का एक स्टाइल है। अगर प्लस एज अ मेंबर फंक्शन टाइम क्लास में बना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 डॉट ऑपरेटर, ठीक है, प्लस और T2 उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। ये स्टाइल से भी हम लिख सकते हैं, और फिर ये जो रिटर्न करेगा वो T3 में असाइन होगा। दोनों का मतलब एक ही है, सेम बात है। लेकिन दूसरा वाला जो स्टाइल है, जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है, इसको देखकर बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि अच्छा T1 कॉलर ऑब्जेक्ट है और प्लस एक उसका मेंबर फंक्शन या मेंबर ऑपरेटर कह लें, और उसमें T2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। जबकि यही बात ऊपर भी है, यानी T3 असाइन T1 प्लस T2 रेड कलर में जो लिखा है, यहां पर भी वही हो रहा है। एक्सप्लेनेशन तो इसका भी वही होगा, लेकिन लिखने के दो तरीके। दूसरे वाले तरीके में क्लियरिटी ज्यादा है, लेकिन पहला वाला तरीका ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए हम पहला वाला तरीका लिखने में ज्यादा यूज करते हैं। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि ये जो OBJ2 लिखा है, अगर मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर दूं तो इसको दूसरे स्टाइल से कैसे लिखेंगे? ये तो पहला स्टाइल हुआ ना, दूसरा स्टाइल क्या होगा? दूसरा स्टाइल होगा कि आप लिखेंगे OBJ, ये कॉलर ऑब्जेक्ट है, इसके लिए कॉल हुआ है ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। जैसे यहां प्लस ऑपरेटर था, ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, और जो पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं वो इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट हो रहा है पास। समझ में आया क्या? यस। वैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पैरेंथेसिस में हमेशा इंटीजर ही पास किया जाए, लेकिन जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में आप सोचते हैं तो आप हमेशा एरे के बारे में सोचते हैं। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा हम इंडेक्स लिखने के बारे में सोचते हैं। तो टेक्निकली तो यहां पर मैं कोई भी टाइप की वैल्यू पास कर सकता हूं, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा। यानी स्क्वायर ब्रैकेट का यूजेज हम एरे के कंटेक्स्ट में ही करते आ रहे हैं, और अभी भी हम एरे को ही एक्सेस कर रहे हैं ऐसा सोच के स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिख रहे हैं यही सोच के लिखेंगे। तो हमें कभी भी यहां पर इंटीजर के अलावा और कोई वैल्यू पास नहीं करनी है। लेकिन हाँ, आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आर्ग्यूमेंट किस तरह का आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन वो स्क्वायर ब्रैकेट में उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि वो उतना मीनिंगफुल नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अभी इसका मैं एग्जाम्पल कोड करके बताता हूं, क्योंकि आप अल्टीमेटली तो कोडिंग के द्वारा चीजों को समझना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूं और उसका नाम रखता हूं एरे। देखें किस तरीके से कोडिंग होती है। मैंने लिखा क्लास, ओके, पहले कुछ हेडर्स इंक्लूड करूं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं क्लास बना रहा हूं, क्लास का नाम रख लेता हूं एरे, और एरे, और ये करली ब्रैकेट, ठीक। इसके अंदर मैंने एक प्राइवेट इंट एरे बनाया जिसका साइज ले लेता हूं 10। अब मैं इसमें पब्लिक फंक्शन बना रहा हूं। जैसे मैंने फंक्शन बनाया void
इंसर्ट डेटा। तो इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, इंडेक्स और इंट वैल्यू। ठीक है, आइडिया ये है कि एरे के अंदर वैल्यूज अगर रखनी है तो इसके थ्रू मैं रख सकता हूं। और इसके अंदर मैंने लिख दिया ए इंडेक्स, ठीक है, साइन वैल्यू। ठीक, ओके। तो इस तरीके से हमने यहां पर एक फंक्शन बना लिया है जिससे कि डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अभी मेन फंक्शन भी बनाता हूं, अभी इसके बाद ओवरलोडिंग करूंगा। मेन फंक्शन के अंदर मैं एरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ओबीजे। हम जानते हैं ये जो ओबीजे होगा ना, इसके अंदर ये एरे बन चुका होगा, राइट। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू रखनी है, तो मैं कैसे रखूंगा, ओबीजे डॉट इंसर्ट डेटा, और इसमें मैं इंडेक्स बताता हूं, इंडेक्स नंबर 0 पे रख दिया जाए 10। ठीक है, तो क्यों ना मैं एक लूप लगा लूं, एक वेरिएबल बनाता हूं आई, ठीक है, और एक लूप लगाता हूं यहां पे फॉर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं, आई लेस देन इक्वल टू 9 तक जाता हूं, आई प्लस प्लस। ठीक है, और मैं यहां पर लिख देता हूं आई, यानी एक एक करके यहां वैल्यू बढ़ती जाएगी, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और यहां पे भी लिख देता हूं 10 इंटू आई, ओके, आई प्लस 1। तो क्या होगा, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये आई प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू 10 10। तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 20। तो पहली वैल्यू जाएगी 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से वैल्यूज एरे में स्टोर हो जाएंगे। अब मुझे इस एरे की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं लिखूं फिर से एक बार लूप, और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं, आई लेस देन इक्वल टू 9 तक चलाता हूं, आई प्लस प्लस, और अब मैं लिखता हूं सी आउट और ओबीजे आई। अभी क्या होगा आप मुझे बता सकते हैं? अभी फिलहाल अगर मैं इसको रन करूं तो एरर आनी चाहिए, बिल्कुल एरर आ रही है। कहां एरर आ रही है, ओबीजे आई, इसमें गड़बड़ है। अगर एरर मैसेज हम लोग देखना चाहें कि क्या एरर मैसेज आ रहे हैं, तो देखिए, नो मैच फॉर ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट इन ओबीजे आई, मतलब ऐसा कोई ऑपरेटर ओबीजे के लिए डिफाइंड नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगी, ओवरलोडिंग। तो देखिए, ओवरलोडिंग करता हूं मैं इसके क्लास के अंदर, हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में बना देता हूं इंट, क्योंकि ये जो रिटर्न करेगा ना, ये रिटर्न करेगा, ठीक है ना, ये रिटर्न करेगा तो वो इसी जगह पर आ जाएगा, तो सी आउट के कारण वो प्रिंट हो जाएगा। तो ith इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी हुई है एरे के अंदर, वो वैल्यू मैं रिटर्न करवा दूंगा, इससे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ध्यान रहे, ये ओबीजे कोई एरे नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एरे, तो ओबीजे के साथ वैसे भी आई नहीं लिख सकते। लेकिन आप यूजर को ऐसी फीलिंग देना चाहते हैं कि भाई आपने एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब ये एरे ही है, और आप इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, और आप उसके अंदर के एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ये फीलिंग देना चाहते हैं, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट कायदे से एरे के कंटेक्स्ट में ही बनाया है, और हमेशा ही हम ऐसा ही करेंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ऐसा है कि आपने ओबीजे डॉट ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट कॉल किया है और उसमें पास कर दिया है आई। ये है एक्चुअल में कहानी। तो आप ऐसा लिख रहे हो, सी आउट ऐसा। अब ऐसा ना लिखकर आपने ओबीजे आई लिख दिया है, क्योंकि दोनों स्टाइल से आप लिख सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट की ओवरलोडिंग, इंट इसका रिटर्न टाइप हो गया, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, और इसमें मैं एक आर्गुमेंट ले रहा हूं दैट इज इंडेक्स। और इसमें करना क्या है मुझे,
सिंपली रिटर्न कराना है ए आई की वैल्यू, ए आई नहीं, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स नाम का हमने वेरिएबल लिया है यहाँ फॉर्मल आर्गुमेंट। तो आप जो आई पास कर रहे हो ना, आई की वैल्यू कहां जा रही है, इस इंडेक्स वेरिएबल में जा रही है, और ये इंडेक्स वेरिएबल यहां पर आप यूज कर रहे हो, तो आपने उस एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न करवा दी। अभी इसको रन करता हूं, देखते हैं क्या होता है। यस, अभी चल गया है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये सब कुछ प्रिंट हो रहा है। हाँ, प्रिंट हो रहा है, पर बीच में गैप नहीं आ रहा है। गैप इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर मैंने स्पेस नहीं दी है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर स्पेस भी दे देता हूं। ठीक है, अभी सही है, ओके। अब देखिए, यस, इस तरीके से ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो हमने देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट की ओवरलोडिंग का क्या महत्व है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये कोई जरूरी नहीं कि मैं यहां पर इंट टाइप का ही वेरिएबल बनाऊं। भाई मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ इंट टाइप का वेरिएबल बनाऊं। पर अगर मैं फ्लोट, डबल, कैर कुछ और बनाता हूं तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट को तो मैं हमेशा एरे के कंटेक्स्ट में ही यूज करूंगा और यहां से हमेशा इंटीजर वैल्यू ही पास करूंगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा, भले टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी भी टाइप का यहां पे आर्गुमेंट बना सकते हो, पर प्रैक्टिकली आप देखो इंट टाइप का ही आप यहां पर बनाओगे। तो इस तरीके से आपने एरे बनाया ऑब्जेक्ट के अंदर है, पर ऑब्जेक्ट के साथ भी आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके उस एरे के इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आपको स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, यूआरएल स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको जरूर से विजिट करें। मेरे YouTube पे 1 से अधिक चैनल्स हैं और हर चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं। जरूरी नहीं कि आपने सारे देख लिए हो सकता है कई चैनल्स अभी आपने देखे ही ना हो। तो मेरी इस वेबसाइट पे आइए, यहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, वीडियो कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो भी वीडियो कोर्स सेलेक्ट करते हैं, सी, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ये वीडियो कोर्स आपको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो उस कोर्स के सारे वीडियोस आपके सामने होंगे और वो सारे के सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में आप देखते जाइए। आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। प्रोग्रामिंग स्किल को भी डेवलप करना है तो यहाँ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स की लिस्ट अलग से दी हुई है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। आप जिसको भी सेलेक्ट करें, प्रोग्राम का टाइटल पढ़ के आप पहले उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद आप उसका सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। सोल्यूशन में बताया जाएगा कि कैसे प्रोग्राम बनाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी ढेर सारा मटेरियल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं और वीडियो कंटेंट भी है। इस साइट पे डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है, फ्री है, सारा कंटेंट हिंदी में है। तो आई थिंक आपको ये पसंद आएगी। और अगर जैसे बहुत सारे लोगों को ये फायदा पहुंचा रही है, लेकिन कई लोगों को अभी भी फिर भी इसके बारे में नहीं मालूम है, तो मैं चाहूंगा कि यदि आपको पसंद आए तो आप प्लीज लोगों तक इसके बारे में खबर पहुंचाएं। आप फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, या दोस्तों को मौखिक रूप से बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है उनको फायदा पहुंचे। थैंक यू।